हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। हम यहाँ पढ़ रहे हैं उदय एंड शिखर बैच में। तो भाई क्लास 11 के लिए उदय और क्लास 12 के लिए शिखर बैच। हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर कोमल। तो भाई हमने अपना पहला चैप्टर कर दिया है स्टार्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ हमने ब्रिटिशर्स की ले डाली है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा आगे चलने से पहले एक बार ये आ ही गया तो हम जरा सा अपने ऐप का डिस्कशन कर लें। ठीक है, बिल्कुल 15 सेकेंड्स में लूंगी। ओके, तो भाई जाना है जल्दी से आपको प्ले स्टोर पे टाइप करिए आप इजीली एंड यू विल गेट दिस लोगो। आप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, अपना फोन नंबर डालिए। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए, अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, आपकी लोकेशन ऑटो ट्रैक हो जाएगी। लोकेशन ऑन रखनी है। टाइप ऑटो ट्रैक नहीं हो पा रही है, नेटवर्क इशू हो ही जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन टाइप भी कर सकते हैं, अपना फोन नंबर, एंड देन यू विल रजिस्टर फॉर गेटिंग एन ओटीपी डाल दीजिए, अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लीजिए। यू विल गेट दिस पेज जहां आप अपना कोर्स, अपना फील्ड, अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, क्लास 11, 12, स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई या फिर सीयूईटी। और अगर आपने 11, 12 लिया तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सीबीएसई, उदय बैच, शिखर बैच, कॉमर्स में, और साइंस के लिए प्रारंभ एंड टॉपर्स। तो भाई क्लास 12 के लिए है शिखर बैच, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कई सारे स्टेट बोर्ड्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईएससी में क्लास 11 में पढ़ा देते हैं, तो वो बच्चे भी हमारा शिखर बैच और उदय बैच दोनों ज्वाइन कर लेंगे। उदय में वो माइक्रो पढ़ लेंगे, शिखर में वो मैक्रो पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो चले हम आगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्लास 12 एंड यू विल बी स्टडिंग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स विद अस। ठीक है, ये हेफ्टी सा अमाउंट नहीं पे करना है, इसकी जगह दिमाग लगाना है और ये कूपन कोड लगाना है। ठीक है, कूपन कोड लगाइए फ्री इजीली, सो दिस कोर्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐड टू कार्ट पे जाइए, कार्ट पे जाने के बाद कार्ट का टोटल देखने के बाद हम क्या करते हैं, अपना कूपन अप्लाई करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे भी कूपन अप्लाई करना है फ्री इजीली टू गेट दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई यही सेम आपको यूट्यूब पे भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। चलिए जी, तो भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर 1 है, ये हमारी उसकी क्या है, सेकंड क्लास है। किसी ने मिस कर दी है तो पीछे जाके देख सकते हैं। वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं है फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मूव कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ ली थी। इस क्लास में हम फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब आप समझते ही हो भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। डेमोग्राफी का मतलब होता है डिटेल्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते, कौन सी स्टडी भाई, पॉपुलेशन की, जनता जनार्दन की स्टडी होती है। ठीक है, जब हम लोगों के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन या डेमोग्राफिक स्टडीज। ठीक है, किसके बारे में फिर से बता रही हूँ, पॉपुलेशन के बारे में, जनता के बारे में। जब हम जानते हैं हमारे देश में जो लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनका लिटरेसी कैसी है, ठीक है, और वो कितनी उनकी पर कैपिटा इनकम है, कहाँ वो रहते हैं, अर्बनाइजेशन, रूरल, ये सारी चीज़ें जब हम जानते हैं अपने पॉपुलेशन के बारे में, तब हम उसे कहते हैं डेमोग्राफिक स्टडीज या फिर डेमोग्राफिक कंडीशन। चले आगे। तो भाई सब सीधी बात है, इंडियन इकोनॉमी को इतना रीड करना पड़ता है, तो हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए एनसीईआरटी से उठा ली और उनको सिंपल शब्दों में यहाँ डाल दिया। तो आपको क्या करना है, यही सेम चीज अपने नोटबुक में कॉपी कर लो। ठीक है, तो आपके इंडियन इकोनॉमी के नोट्स बन गए। भाई पहले चैप्टर से लेके अगर आप उसको जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वैसे वैसे आप नोट डाउन करते चलोगे तो बेस्ट नोट्स आपके इंडियन इकोनॉमी के बन जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो, इंडिया हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। भाई सीधी सी बात है, हम एंशिएंट टाइम से आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास सिल्क रूट्स थे।
ठीक है। और हमसे ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज, पोर्चुगीज आई थी, ठीक है, फ्रांस से लोग आए थे, चाइना से, तो सब हमसे ट्रेड किया करते थे। तो एंशियंट टाइम से ही हम ट्रेड में बड़े अच्छे यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे भाई? एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास प्रीशियस स्टोन्स हैं, सिल्क है, कॉटन है, जूट है, मसाले हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे? गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूल, सबसे ज्यादा जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोल चीज है, फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या लगाई? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज लगाई। किसके ऊपर? कमोडिटी प्रोडक्शन एंड ट्रेड टैरिफ परस्यूट। ठीक है, तो भाई क्या हुआ यहाँ पे? द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स किस पे? कमोडिटी प्रोडक्शन पे, कि कौन सी चीजें हम बनाएंगे। ट्रेड एंड टैरिफ जो उन्होंने लगा दिया कि भाई ट्रेड करोगे तो टैरिफ लगेगा। मैम टैरिफ क्या होता है? ये होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। टैरिफ क्या होता है? टैक्स ऑन imports by colonial government यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट adversely affected स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम ऑफ इंडियन ट्रेड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया? हम बन गए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गए कि हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स बन गए फॉर ब्रिटिशर्स। कंपोजिशन कैसे चेंज हो गया? हमने कैश क्रॉप जो है ज्यादा एक्सपोर्ट किया, हमने ज्यादा ग्रो किया कंपेयर टू फूड। ठीक है, कंपेयर टू फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। ठीक है, और क्या हुआ? हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका डिमोलिश हो गया। वॉल्यूम जो है वो घट रहा था धीरे धीरे, यानी जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारा श्रिंक कर रहा था। ठीक है, तो ये हुई बात कि भाई क्यों हमारा ट्रेड जो है वो एडवर्सली यानी बुरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा था। भाई सीधी सी बात है कि हमारी कमोडिटी प्रोडक्शन के ऊपर तुम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, हमें फिनिश गुड्स बनाने नहीं दे रहे हो, और क्या हो रहा है? जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हम बाहर देशों में चीजें भेज रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम जो है वो तीनों ही बिगड़ रही है। आई बात समझ? चलो जी, इंडिया क्या हो गया? एक्सपोर्टर बना। किस चीज का एक्सपोर्टर बन गया? ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि प्राइमरी यानी इंटरमीडिएट गुड्स ना। प्राइमरी मतलब इंटरमीडिएट गुड्स यानी रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ सिल्क, जैसे कि कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब हम क्या कर रहे थे? ये रॉ मटेरियल्स हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट क्या कर रहे थे? फिनिश कंज्यूमर गुड्स। ओ माय गॉड, यानी कि जो चीजें हम पहले खुद बना के खुद यूज कर रहे थे वो हम दूसरे से मांग के ले रहे थे। ठीक है, लाइक कॉटन, जिसका हम गुजरात में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में कॉटन उगा रहे हैं, वही कॉटन क्लॉथ्स हम कहाँ से ले रहे हैं? ब्रिटिशर्स से ले रहे हैं। सिल्क एंड वुलन, जो हम सिल्क एंड वुलन हम उनको रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, धागे हम बना के भेज रहे हैं, कपड़े वो भेज रहे हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। और अगर हमें कोई भी मशीन गुड चाहिए, कैपिटल गुड चाहिए, वो भी कहाँ से आ रहा है? बन के ब्रिटेन से। तो ये सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि यही सारी चीजें हम अपने घर में, अपने देश में, अपने नेशन में एज अ फिनिश प्रोडक्ट हम खुद बना रहे थे। ब्रिटिशर्स के कारण हम उसके इंपोर्टर बन गए। ठीक है जी, तो भाई मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधा से सारा ज्यादा सामान तो ब्रिटेन ही जाता था। ठीक है, हमें अपनी कॉलोनी बना ली, हमें अपना क्या बोले स्लेव बना लिया, और सारी चीजें हम ही से ले लेते। और थोड़ा बहुत ट्रेड हमारा चाइना, जो उस वक्त साइलोन थी, अभी श्रीलंका के नाम से जानते हैं, पर्शिया जो कि अभी ईरान है, इन सब कंट्रीज से हमारा थोड़ा थोड़ा ट्रेड था। लेकिन मेजर ट्रेड हमारा किससे था? ब्रिटेन यानी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए, तो ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल, पहले ना बहुत लंबा रास्ता घूम कर आ रहे थे, लेकिन ये जो स्वेज कैनल, ये जो एक जगह दिख रही है ना यहाँ पे, ये जगह,
यहाँ पे बना है स्विस कैनल। तो उनकी शिप क्या होती थी, इंडिया से, इंडियन ओशन से होते हुए, ये रेड सी से होते हुए, यहाँ से ये मेडिटेरियन होते हुए ये कहाँ चली जाती थी, ये चली जाती थी इंग्लैंड की तरफ, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ। तो भाई ये हो गया हमारा अफ्रीका वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा स्विस कैनल, ठीक। तो इंडियन ओशन से निकल के रेड सी के थ्रू हम कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इस स्विस कैनल के बारे में जान लेते हैं। ये आर्टिफिशियल वाटरवे है, यानी कि बनाया हुआ आर्टिफिशियल वाटरवे है, नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इजिप्ट, ठीक है। तो लोकेशन क्या है इसका, नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न, तो इसके नॉर्थ में क्या है, स्विस, और ईस्ट में इजिप्ट। connects port said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea। तो यहाँ से ये कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से, गल्फ ऑफ सुएज से और रेड सी से। कैनल जो है, ये जो पतली सी कैनल है, बिल्कुल पतली सी, ऐसे पानी पतली सी एक जगह है भाई, जहां से शिप जो है, जो लोडेड शिप्स है वो क्रॉस करती है। डायरेक्ट ट्रेड रूट फ्रॉम शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन अमेरिकन पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशिनिया। तो कितनी सारी जगहों से ट्रेड जो है वो आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्विस कैनल। अब अफ्रीका पूरा घूम कर नहीं आना पड़ेगा। तो पहले क्या था, जरा पिक्चर देखो, अगर ये कैनल नहीं है, ये कैनल नहीं है, तो पूरा अफ्रीका घूमोगे, फिर यहां से आओगे। लेकिन अब अफ्रीका नहीं घूमना है आपको, इंडियन ओशन, रेड सी और यहां से इस स्विस कैनल से होते हुए आप इंग्लैंड जा सकते हैं। यू डोंट हैव टू कवर इजिप्ट। ऑयल बचेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगा, ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड बन गया, क्योंकि स्विस कैनल की वजह से काफी सारी कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को ट्रेड में आराम हो गया। ओपनिंग कब हुई है इसकी, 1869। द स्विस कैनल ओपनिंग इज 1869, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। तो अब कोई भी अगर इंडिया से सेल परचेज करना चाहता है तो स्विस कैनल के कारण ये बहुत इजी हो गया। याद रखना है ओपनिंग डेट क्या है स्विस कैनल की, इट इज 1869। आई बात समझ भाई, चले आगे, स्विस कैनल के बारे में भी जान लिया। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस केम टू एट ह्यूज कॉस्ट। अब भाई बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी हुआ, हमने किया एक्सपोर्ट, हमें इनकम भी हुई, लेकिन हमने उसके लिए बहुत कुछ खो दिया। क्या खो दिया, अपना स्टेटस खो दिया भाई, कि हम फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो स्टेटस खो के हम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गए। हम 10 रुपए की चीज दे रहे हैं और 15 रुपए तुम्ही से खरीद रहे हैं, तो 5 रुपए तो तुम्ही को फायदा हुआ ना, 5 प्लस सस्ता रॉ मटेरियल भी तुम्हारे पास गया, वो भी तुम्हारा फायदा। मतलब एक होता है ना, इधर जाओ तो कुआं, उधर जाओ तो खाई, यानी दोनों तरफ से हार हमारी। भाई एक सस्ते में तुम्हें रॉ मटेरियल भी दे दिया और महंगे में तुमसे फिनिश गुड्स भी ले रहे हैं। हाय तौबा। चलिए, एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन, क्लोथ्स, केरोसिन, ये सब की भी कमी हो गई। फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए, एक एग्रीगेरियन नेशन होते हुए, फूड ग्रेन्स भी हमने क्या किए, इंपोर्ट करवाए अपने देश में, देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए। ठीक है, क्यों भाई, कैश क्रॉप्स उगाने में बिजी थे, इंडिगो उगाने में बिजी थे। क्लोथ्स हमने बाहर से लिए, केरोसिन ऑयल हमने बाहर से लिया, वे स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स की, क्लोथ्स की, मतलब जहां पे गांधी का जो देश है, जहां खादी चलती है, वहां क्लोथ्स की कमी हो गई, और वो भी हमने बाहर से, ब्रिटिश कंट्री से इंपोर्ट करवाए। एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। भाई एक्सपोर्ट आया, गोल्ड सिल्वर आता तो हम खुश होते, लेकिन एक्सपोर्ट्स में गोल्ड एंड सिल्वर नहीं आया। एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ऑन वॉर। ब्रिटिश जो है
हमारे अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे और वहां भारत के सैनिकों को भेज रहे थे, और जो खर्चा लग रहा था वो भारत के एक्सपोर्ट सरप्लस से, ट्रेड सरप्लस से वो पूरा किया जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां पे भी लड़ाइयां लड़ रहे थे, उनके इंपोर्ट जो वो अपने देश में इंपोर्ट कर रहे थे, इनविजिबल आइटम्स, all of which led to the drain of Indian wealth। मतलब अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए थी, वो किसी कंट्री से उसे मंगा रहे थे, तो वो पैसा जो उसकी भरपाई करनी थी वो उन्होंने इंडियन पैसों से करी। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं भाई, सोने की चिड़िया को लूट गए, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। चलिए, तो ये बात हुई भाई। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई थी ट्रेड की, कि किस तरीके से, किस चालाकी से उन्होंने हमें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बना दिया। अब उस समय की, जब हमको इंडिपेंडेंस मिलने के पहले की डेमोग्राफिक कंडीशन देखें, जनता की हालत देखें, देश के लोगों के बारे में कुछ देखें, तो क्या बता रहा है? डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन, यानी कि पहला सेंसस, किसकी बात हो रही है? पहले सेंसस की बात हो रही है। पहला सेंसस जो ब्रिटिश के टाइम पे हुआ है, ठीक है। हम ऐसे करते हैं कि एक सेंसस वो जो ब्रिटिश के जाने के बाद हुआ है, एक सेंसस वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ है। तो 1881 जो है, तब हमने रफली अपना पॉपुलेशन कैलकुलेट किया था 1881 में, ठीक है। तो हमने 1881 में सेंसस ट्राई किया, पॉपुलेशन कैलकुलेट किया और कुछ बातें पॉपुलेशन के बारे में नोट डाउन करी। 1921 के पहले, 1921 के पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं? बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बढ़े हुए होते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज। पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में जब चेंज की बात करते हैं हम, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाना, यानी चेंज होना। ट्रांजिशन का मतलब चेंज, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन का चेंज हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज कब था? 1921 में। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा। सेकेंड स्टेज कब आया? आफ्टर 1921, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होना पॉपुलेशन की, यानी बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो। बर्थ रेट हाई, लोग बहुत पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट लो, यानी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सुधर गई, जिसकी वजह से लोग कम मर रहे हैं, तो देश में पॉपुलेशन की बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन है वो कब आया है? 1921 में। ओवरऑल लिटरेसी बहुत ही पुअर, 16%, यानी 100 में से सिर्फ कितने? 16 लोग पढ़े लिखे। फीमेल लिटरेसी की तरफ तो देखना भी मत, कितना बता रहा है? 7%, यानी 100 में से सिर्फ 7 औरतें, महिलाएं या लड़कियां मैं बोलूंगी कि पढ़ी लिखी मिलेगी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। यानी तब तो हमारे देश में भी ये भावना थी कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करा के क्या होगा, उनको स्कूल भेज के क्या होगा, ठीक है। तो भाई उस वक्त लिटरेसी क्या दिख रही है? आउट ऑफ 100 पीपल, आउट ऑफ 100 ओनली 16%। अगर हम इसको 100 से कंपेयर कर ले कि भाई सिर्फ 16 ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, और महिलाओं की बात कर लें तो सिर्फ आउट ऑफ 100 ओनली 7। वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा फैलती थी उस वक्त के समय पे, क्योंकि उतना हाइजीन नहीं था, उतना हम क्या कह सकते हैं कि सुख सुविधाएं नहीं थी। तो वाटर और एयरबोर्न डिजीजेस काफी जो है इंडिया में फैलती थी, ठीक है। हैजा की तरह की, या फिर जो आपको पॉक्स वगैरह है होते हैं, हैजा होता है, वो उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। मोर्टेलिटी रेट क्या होती है भाई? कि भाई जब बच्चे पैदा होते हैं
हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पहला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? तो मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट वाज वेरी एट 218 पर 1000। मतलब अगर 1000 बेबीज आर बॉर्न, 1000 इन्फेंट्स अगर बॉर्न हुए हैं, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि 218 अपना पहला जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपके देश की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके देश में हेल्थ फैसिलिटी, सुख सुविधाएं सही नहीं है मदर और उसके बेबी के लिए। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट हाई होने का मतलब क्या है? दैट यू हैव टू वर्क हार्ड विद योर हेल्थ सेक्टर। यानी कि 1000 में से 218, ऑलमोस्ट मोर देन 20% की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 20% ऐसी प्रोबेबिलिटी कि जो बच्चे पैदा हुए वो अपना पहला जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज क्वाइट एन अलार्मिंग 33%। ठीक है, तो भाई ये मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33 पर 1000 की बात आ गई। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? वेरी लो, 32 ईयर्स। आज के टाइम में ये 69 70s में चली गई है, लेकिन तब ब्रिटिशर्स के टाइम में ये कितना था? ओनली एंड ओनली 32। मतलब एक एवरेज जिंदगी कितने साल चलेगी? सिर्फ 32 साल। आज के डेट में तो 32 साल में हम अपना जीवन शुरू भी नहीं करते, ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि करियर में क्या करना है, क्या अचीव करना है, और उस वक्त तक जिंदगी खत्म ही हो जाती थी। तो एवरेज यानी कि हेल्थ कंडीशन बहुत एक क्या बोलूं, बहुत पुअर हेल्थ कंडीशन थी। तो ये हो गई हमारी अबाउट पॉपुलेशन की बातें। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला सेंसस 1881 में रफली हमने पॉपुलेशन काउंट किया था। 1921 में हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, आफ्टर 1921 हम सेकेंड स्टेज में थे। लिटरेसी 16%, फीमेल लिटरेसी 7%। ठीक है, और वाटरबोर्न एयरबोर्न डिजीजेस काफी सारी। मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट दोनों बहुत हाई, 218 और 33 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स। तो ये हो गए अबाउट पॉपुलेशन की स्टडीज। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है? ट्रेड और पॉपुलेशन के बारे में, यानी डेमोग्राफिक कंडीशन की स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे विद द सेम लेक्चर। ठीक है भाई, ये लेक्चर आपको कैसे मिलेगा? आपको अपने डाउट्स कहाँ पूछने? तो आप आपके डाउट्स हमारे टेलीग्राम प्लस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका नाम क्या है भाई? कॉमर्स इजीली। कैसे होगा? इजीली होगा भाई, कॉमर्स इजीली। और अगर आपको साइंस में कोई डाउट है, साइंस के वीडियोस आपको देखने हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे साइंस इजीली में। ठीक है, एसएससी बैंकिंग अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है आपके दीदी भैया, तो आपको कहाँ जाना है? एसएससी बैंकिंग इजीली। तो भाई बस टाइप कर दो इजीली, बाकी हम संभाल लेंगे, है ना जी। तो आप हम पे विश्वास करिए, हम आप पे विश्वास करेंगे, और ऐसे ही हमारा जो है साथ चलेगा और हम आपकी अचीवमेंट देखेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, लर्न विद अ स्माइल।